नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज। दरअसल हाइपरसोनिक हथियार और अंतिम प्रहार को लेकर हम बात करने वाले हैं। दरअसल अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसकी संभावना इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि युद्ध के 60 दिन का समय पूरा होने के बाद इसे जारी रखने के लिए जो प्रस्ताव आज अमेरिकी संसद में रखा जाना था वो टल गया है। इसकी वजह बताई जा रही है सीज फायर। इस बीच अमेरिकी कमांडर ब्रैड कूपर ने डोनाल्ड ट्रंप को बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली अंतिम प्रहार रणनीति के बारे में जानकारी दी है, जिसमें ईरानी सैन्य संपत्तियों और टॉप लीडर्स का ब्यौरा भी शामिल है। तो क्या अमेरिका ईरान के लिए विध्वंसक बन जाएगा? अमेरिका और रूस की ईरान युद्ध रोकने को लेकर हुई बातचीत क्या दिखावा थी? लेकिन इसको लेकर अब बातचीत आगे बनती हुई या संभव होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो ब्रीफिंग ले रहे हैं वो है सीधे कमांड सेंटर की। ब्रैड कूपर उन्हें ये कमांड दे रहे हैं कि आगे जो वैकल्पिक रास्ते हैं सैन्य कार्रवाई के वो क्या क्या हो सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। सबसे पहले ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है अमेरिका। हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक होगा, हमला होगा। ईरानी नेता और इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर होने वाले हैं। इस बार अमेरिका ने B-1B लांसर बॉम्बर विमान बढ़ाए हैं। B-1B भारी हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इससे अंदाजा लगाइए। और 6500 टन हथियार, उसमें तमाम विमान, उसमें गोला बारूद, सब कुछ है। इजराइल पहुंच चुका है। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ईरानी नेता और इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार निशाना होने वाला है। तो क्या अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। B-1 लांसर बॉम्बर बढ़ाए गए हैं, विमान बढ़ाए गए हैं। तो ये अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर जान लीजिए। अमेरिका अपनी पूरी तैयारी में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, फिर इन्हीं से कर रहे हैं चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीव मलिक जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजर अब्बास रिजवी जी रिसर्च स्कॉलर है, जीआरपी कैप्टन रिटायर्ड। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अधिकारी आईएएफ के। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में और इस खास डिबेट में। लेकिन शुरुआत मैं नज़र अब्बास जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। नज़र अब्बास जी, ये हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर फिलहाल जो जानकारी है कि अमेरिका जो है वो बड़ा अटैक कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी घातक है? और क्या अब समय आ गया है अमेरिका के इसको इस्तेमाल करने का? ये जो एक नैरेटिव अब गढ़ा जा रहा है, यहाँ से कमांड सेंटर से नैरेटिव ले रहे हैं, वो वैकल्पिक जो रास्ते हैं वो अपना रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं। तो अब क्या एक युद्ध का नया अध्याय शुरू होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके तमाम पैनलिस्ट को, आपको, तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा नैरेटिव, तो वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, जो बहुत बौखलाया हुआ है, उसने एक काम बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से कर रहा है, नैरेटिव पुश करना। अब आज वीकेंड शुरू हो गया है। देखिए, फ्राइडे सैटरडे संडे ये नैरेटिव चलेगा। वीकेंड शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ पिछले 4 हफ्ते के नैरेटिव्स। देखिए, पिछले 3-4 हफ्ते पहले निगोसिएशंस की बात चल रही थी, पाकिस्तान में निगोसिएशंस हो रही है, उसका पूरा एक नैरेटिव बनाया गया। उसके बाद जब वो नहीं हुआ, उसमें फेल हो गया, तो फिर ब्लॉकेड का नैरेटिव कि ब्लॉकेड ऐसा जबरदस्त कर दिया है कि ईरान की इकोनॉमी बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाद में धीरे धीरे खबरें आने लगी कि ईरान का तेल बाहर निकल रहा है, ब्लॉकेड भी इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर ट्रंप ने ट्वीट करके एक नया नैरेटिव दिया कि 3 दिन के अंदर ईरान के तेल के कुएं खुद ब खुद जो है ब्लास्ट हो जाएंगे, ईरान के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। वो भी खत्म हो गया। वॉरशिप आ रहा है, वॉरशिप जा रहा है, वो नैरेटिव भी खत्म हो गया। तो अब इस वीकेंड पे नया नैरेटिव जो है वो वेस्ट की तरफ से आया है कि नया आखिरी हमला, हाइपरसोनिक हथियार और इस टाइप की बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, लीडर्स को टारगेट करेंगे। मुझे ये बताएं कि इसमें नया क्या है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट नहीं हो रहा था अब तक? क्या लीडर्स को टारगेट नहीं किया गया? जंग की शुरुआत में यहाँ के सबसे बड़े लीडर को जो है वो शहीद किया गया। तो कुछ भी नया नहीं है यूएस के पास।
यूएस को मीडिया मैनेज करना है, इसलिए नैरेटिव आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो आप बात कर रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल तो शुरू से ही इस जंग में ईरान यूज कर रहा है। फत्ता, खैबर शिकन और इस तरह की कई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसने इजराइल के ऊपर शुरू से इस जंग में इस्तेमाल करी है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई बहुत बड़ा ये जो है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि यूएस इसमें ला रहा है। खुलासा ये है कि इस जंग में यूएस के पास कुछ भी नहीं बचा है, वो हार चुका है। बस ये देखना है कि ट्रंप किस तरह से ऑफिशियली सरेंडर करते हैं, किस तरह से इस जंग से बाहर निकलते हैं। लेकिन तब तक मीडिया को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ इनको जो है वो एक देना रहता है, कोई ना कोई नैरेटिव, कि जिसके ऊपर डिस्कशन दुनिया में चलता रहे। तो ये नया नैरेटिव आया है यूएस की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ के कूपर साहब की तरफ से, कि भाई हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। मंडे आते आते जब मार्केट दोबारा खुलने की बात होगी तो ये नैरेटिव भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर एक नया नैरेटिव लेके आएंगे। लेकिन आखिर में होना यही है कि यूएस को ईरान की शर्तों को मानते हुए, जो भी शर्तें ईरान लगा रहा है, जिसमें खास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जे कंट्रोल की बात है और कंपनसेशन देने की बात है, वेस्ट एशिया से निकलने की बात है, इन सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कबूल करके यूएस जो है वो इस जंग से बाहर निकलेगा। ये नतीजा इस जंग में आने वाला है। ठीक है। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस तरह से ब्रीफिंग लेना, ब्रैड कूपर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं, अगला निशाना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है और टॉप लीडर्स होंगे, इसको लेकर भी ब्रीफिंग जारी है, तो क्या ये समझा जाए कि एक फाइनल वॉर होने वाला है, एक फाइनल अटैक अमेरिका के लिए होने वाला है? अमेरिका इसके लिए तैयार है क्या? सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मनीषा जी, दरअसल इसमें दो व्यू पॉइंट हैं। एक तो ईरान की तरफ से, ईरान ये मान के चल रहा है कि अटैक होगा और इसीलिए वो अपनी तैयारी पूरी किए हुए, अगर यूनाइटेड स्टेट ईरान पे हमला करता है तो वो जाहिराना तौर पर उसके लिए तैयार है और वो मान के चल रहा है कि जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एकदम 100% राइट है। और ऐसा होता भी है क्योंकि अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए ऐसा माना जाता है। पर अगर हम इंडिया या बाकी मुल्कों के व्यू पॉइंट से देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इस हालत में नहीं है कि एक और जबरदस्त मोर्चा खोल ले, क्योंकि पिछले मोर्चे से पांव निकालने के लिए उन्हें पाकिस्तान का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली हालत होती यूनाइटेड स्टेट के लिए यहाँ से निकलना, कि हार मान के अमेरिका को वहां से जाना पड़ता और लड़ाई रोकनी पड़ती, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में कि अमेरिका को बिना जीत हासिल किए हुए अपनी लड़ाई रोकनी पड़ी है। पर अमेरिका को लड़ाई रोकनी पड़ी है और ये काफी शर्मिंदगी भरा होता, तो दोबारा से वह ऐसी गलती करेगा इसकी उम्मीद कम है। जहां तक ये स्टेटमेंट्स की बात है जो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह यह है मनीषा जी कि वो मैक्सिमम प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ईरान समर्थित देश हैं उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें कही है जो कि अमेरिका के माफिक है। इसमें सबसे बड़ा नाम हम रशिया का ले सकते हैं, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम हमारे पास रख लेता है तो हम उसे रखने के लिए तैयार हैं। तो ये दरअसल एक तरीके से ईरान के लिए जो अस्तित्व का खतरा है वो पैदा कर देगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि अगर मैक्सिमम प्रेशर इस समय बिल्डअप किया जा सके तो हो सकता है कि ईरान दबाव में आकर तो क्या संजीव मलिक जी, आपका रुख करते हुए, तो क्या ये स्टेटमेंट्स केवल एक प्रेशर बिल्डअप की पॉलिटिक्स है? क्या केवल दबाव बनाने के लिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो दिए जा रहे हैं? और अगर मैं ये समझूं कि स्टेटमेंट्स केवल प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या प्रेशर बिल्डअप करने के लिए किए जा रहे हैं, तो डे वन से तो अमेरिका यही कर रहा है, लेकिन अभी तक उस दबाव में ईरान आया नहीं है। देखिए मनीषा जी, जब स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए दिए जाते हैं और नैरेटिव सेट हमेशा से युद्धों में होते रहे हैं, ऑपरेशंस में होते रहे हैं। नैरेटिव का फायदा ये होता है कि दुनिया एक तरफ डिस्कस करने लगती है, उसका फोकस एक डायरेक्शन में फोकस हो जाता है और ऑपरेशन को यानी सरप्राइज और डिसेप्शन को अचीव करना आसान हो जाता है। यही अमेरिका करता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऑपरेशंस जो भी कंट्री करते हैं वो इसी पद्धति को फॉलो करते रहे हैं। साइकोलॉजिकल ऑप्स भी इसी का हिस्सा होते हैं। दूसरे के अपने दुश्मन देश की कमियों को गिनाना और दुश्मन देश को कमजोर बताना, ये भी एक नैरेटिव का हिस्सा होता है। जैसे प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होती हैं। पार्शियली यस, इट इज राइट, बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट आना ये एक ऑफेंसिव पोस्चर दिखाने का तरीका होता है। देखिए आज जो स्थिति है, आज स्थिति के अंदर अमेरिका निश्चित रूप से एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट चाहता है, ईरान भी चाहता है,
लेकिन क्या हो रहा है कि जब तक ऑपरेशन एक्टिव चला, लाइव चला, हथियारों के साथ चला, तो उसमें ईरान का नुकसान तो शायद बहुत हुआ होगा, क्योंकि हमको नहीं पता ईरान के अंदर से क्या फूट रहे हैं क्या नहीं। अरे वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो बड़ी लिमिटेड और फिल्टर्ड होके आती है, वहां पे कोई मीडिया फ्री एक्सेस तो है नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जितनी बम्बार्डमेंट या जितना उसने अपना हथियारों का उपयोग किया है, ईरान के अंदर नुकसान तो उन्होंने बहुत किया होगा। पर दूसरी तरफ ये भी बात है कि ईरान का चूंकि वहां का डिसीजन मेकिंग इस टाइम आईआरजीसी के हाथों में है, पॉलिटिकल सिस्टम को, यानी वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो पेजिस्कियान है, या फिर वहां के अरागजी साहब है, और बहुत कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जिनको मुखौटों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बातचीत हो एक डेमोक्रेटिक फेस को आगे किया जा सके। लेकिन जो कॉलिंग ऑफ द शॉट्स है वो है आईआरजी के हाथ में, उनके कमांडर्स के हाथ में। आईआरजी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं, उनके जो डेडिकेटेड कमांडर्स हैं उनके हाथ में वो डिसीजन ले रहे हैं, बाकी कोई डिसीजन ले रहे हैं। हारमुज का पूरा डिसीजन उनके हाथ में है, वो कहते जरूर हैं कि हम अपने सुप्रीम के पास जाएंगे, लेकिन डिसीजन ले रहे हैं वो कमांडर्स। अभी आते हैं अमेरिका का और ईरान का। देखिए, हमारे सामने तो दोनों पोजीशन ही एक तरह से दुखदाई हैं। अगर बात समझौते की होती है, समझौते की तरफ जैसे बीच बीच में फिर रिपल्स आती हैं कि समझौते की तरफ बात हो रही है, ये मेरे ख्याल से अभी जब तक पर्दे के पीछे कुछ बातचीत दोनों देश के प्रतिनिधि बैठ के तय ना कर ले, कोई मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान में आना जाना, ये मेरे ख्याल से आज सिद्ध हो चुका है कि ये किसी को डेप्थ नहीं थी, कोई सीरियसनेस नहीं थी। ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये एक तरह से प्रोजेक्ट करने का था कि देखिए हम पीस के लिए लालायित है, वी आर मोर देन विलिंग फॉर समझौता विलिंग। लेकिन वहां आ जाता है कि दोनों कंट्री को मालूम है कि ना ही अमेरिका ईरान की सारी शर्तें मान सकता, ना ही ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मान सकता, क्योंकि ईरान के लिए भी आज वो स्थिति आ गई है कि यस, ईरान को भी टाइट हो रहा महसूस हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ये रियलाइज किया है कि हथियार से ज्यादा इकोनॉमिक ब्लॉकेड ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। यूके देवनाथ जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अमेरिका फिलहाल जो अपडेट्स हैं और जो फिलहाल खबरें मिल रही हैं वो यही है कि डार्क ईगल नाम की एक लॉन्ग रेंजर हाइपरसोनिक इस्तेमाल करने की विचार अभी अमेरिका कर रहा है, ट्रंप कर रहा है। क्या ये वाकई में इस स्टेज पर कहा जा सकता है कि वो कुछ दिन में या कुछ समय में इस हाइपरसोनिक मिसाइल का, जो कि लॉन्ग रेंजर है, उसका इस्तेमाल कर सकता है? और अगर वाकई में ऐसी स्थिति आ भी जाती है कि अमेरिका या ट्रंप इसको सच में उतार देते हैं या फिर इसको सच में इसको ऑपरेट कर देते हैं, तो इससे ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ईरान को कितना नुकसान पहुंचेगा? हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो ईरान की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, हमने उनके सैन्य ताकत को खत्म कर दिया है, हमने उनको इतनी चोट पहुंचाई है, तो फिर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने का क्या उद्देश्य है? क्यों जरूरत पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयान देने की? मनीषा जी, डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना है कि अमेरिका इस युद्ध में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए डार्क ईगल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। मैं जो भी बोलूंगा फौजी तौर पे बोलूंगा। देखिए, ईरान के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कीजिए या नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल इस्तेमाल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को दोनों तरह की नॉर्मल कन्वेंशन, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और डार्क ईगल दोनों ही इक्वली पेनिट्रेट कर सकती। डार्क ईगल जैसी मिसाइल का इस्तेमाल तब ज्यादा किया जाता है जब दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत हो। इस एडवांटेज सिर्फ इतना है कि ये माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, लॉन्च के बाद ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना 10 गुना स्पीड से टारगेट की तरफ अग्रसर होती है, तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रिएक्ट करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। दूसरी बात है कि डार्क ईगल जो है, अमेरिका क्लेम करता है कि मैन्यूवरिंग मिसाइल है, यानी जब वो टर्मिनल फेस में टारगेट की तरफ पहुंच रहा होता है, तो जब वो टारगेट से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, तो वो दाएं बाएं ऊपर नीचे मैन्यूवर कर सकता है, तो ईरानियन एयर डिफेंस से बच सकता है। लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है नहीं। इसमें भी एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है, समझिए 500 किलो का 1000 किलो का, तो 500 किलो और 1000 किलो के तो बॉम्ब्स अभी तक इजरायली सूत्र ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक ईरान के ऊपर हजारों की तादाद में बॉम्ब गिरा दिए हैं। तो डार्क ईगल कितने लॉन्च कर लेंगे? 5, 10, 20, तो ठीक है 30-40 और इसकी भी तो लिमिटेशंस है ना अमेरिका के पास, यूएस के पास इसकी भी तो लिमिटेशंस हैं, ये भी तो सीमित ही हैं। मनीषा जी, यूएस की जो मिसाइल है, जैसे डार्क ईगल का नाम लिया जा रहा है, ये सब अभी भी
बतौर डेवलपमेंटल स्टेज पर है। हाँ। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ शुरुआती दौर में अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया। शुरुआती दौर में सिर्फ जैसे दूसरे कंट्रीज हैं, चीन, रशिया, काफी हद तक ईरान, इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की तरफ ध्यान दिया था। अमेरिका ने शुरुआती दौर में, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले की कर रहा हूँ, उन्होंने एक आकलन करके ये आकलन किया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जरूरत नहीं है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के पास जो नॉर्मल कन्वेंशनल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है या हवाई जहाज से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल हैं, वो रशिया या चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेज सकती हैं, जो कि तथ्य है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट अमेरिका काफी लेट आया, अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। ठीक है, उनको एक मौका मिल रहा है उसको ऑपरेशनली पहली बार ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल करने का। जी ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर रुक करना चाहती हूँ नज़र अब्बास रिजवी जी आपका। नज़र अब्बास रिजवी जी, फिलहाल क्योंकि अमेरिका तो अपने दावे कर रहा है, अपने वादे करता है और अपने तर्क देता है, हालांकि समय समय पर उनके स्टेटमेंट्स बदल भी जाते हैं ईरान में के साथ चल रहे युद्ध को लेकर। ईरान लगातार अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हम नहीं झुकने वाले हैं, और अमेरिका कह रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जब तक बात नहीं बनती है या फिर ईरान झुकता नहीं है तब तक हम डील को नहीं मानेंगे और तब तक हम हमला अपना जारी रखेंगे। फिलहाल इसको लेकर किस तरह की बातें हैं, किस तरह की गहमा गहमी है ईरान में? मैं आपके फ्रेम में पीछे देख भी रही हूँ, आपने खामेनेई की शायद फोटो लगाई हुई है पीछे अपने। जी देखिए, ईरान के अंदर जो बातें हैं, ईरान के अंदर जो रोज रात में अभी भी जो रैलीज हो रही हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट में, आर्म फोर्सेस की सपोर्ट में, वहां पे एक ही बात है कि जिसको यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो नेगोशिएशन टीम के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वही एक तरह से ट्रांसलेट होकर वहां तक जा रही है कि हमें कहीं से भी झुकना नहीं है, हमें कहीं से भी कमजोरी का जो है एहसास नहीं कराना है दुश्मन को। हमारे पास जो शर्तें हैं, हमने जो शर्तें रखी हैं, हम उन्हीं शर्तों पे आगे बात करेंगे। बस मैं एक चीज का जवाब दे दूं, अभी एक पैनलिस्ट है, सीनियर है, उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर से खबरें नहीं आ रही हैं, और उसके बाद खुद ही उन्होंने पूरा यहाँ का पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो समझा दिया। एक तरफ कहते हैं कि ईरान के अंदर से खबरें नहीं है बिल्कुल भी कि कितना नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से यूएस नैरेटिव को डिस्क्राइब किया जाता है कि आईआरजीसी ने कंट्रोल कर लिया है और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो सिर्फ एक मुखौटा है। तो ये मैं इसको आगे मना करता हूँ, मैं कहता हूँ ये गलत बात है, ये कंडम करता हूँ इस स्टेटमेंट को कि ये सही नहीं है। यहाँ पे आर्म फोर्सेस, चाहे वो यहाँ की आर्मी हो, चाहे वो आईआरजीसी हो, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक डिफेंस फोर्स है जैसे हर मुल्क में होती है, उसके बीच में और यहाँ की हुकूमत के बीच में, आगे पिज़िशकियान हो, चाहे वो अराकी साहब हो, और यहाँ पे जो चाहे वो रहबर हो, आयतुल्ला सैयद मुश्तबा खामनई, इन सब की टीम है एक, इन सब ने मिलकर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है जो यहाँ पे डिसीजन लेती है कब जंग होनी है, कब निगोशिएशन होनी है, निगोशिएशन में क्या बात होगी, ये वही सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो डिसाइड करती है, जिसके अंदर आर्म फोर्सेस का भी रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है, और जिसके अंदर आयतुल्ला सैयद मुश्तबा खामनई के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चलेगा कब तक? नहीं, ये क्षमता कभी ना कभी तो खत्म होगी ही ना। इतना टॉलरेंस या इतनी क्षमता सहने की या फाइट करने की, ये कब तक चलेगा सर? जी देखिए, यहाँ पे ईरान के लिए एग्जिस्टेंस की बात है। हाँ। ईरान के ऊपर दूसरी बार हमला हुआ है निगोशिएशन के दौरान। ईरान के ऊपर बार बार निगोशिएशन के दौरान हमला होता है, तो वो आवाम भी इस तरह का उसका मूड है कि भाई बार बार ऐसा ना हो कि आज निगोशिएशन हो, फिर सीज फायर हो, दोबारा फिर हमला कर दिया जाए। जब तक हम यूएस को इतना ज्यादा जलील करके इस पूरे रीजन से निकाल नहीं देंगे। और देखिए, यूएस के अंदर प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर भी यूएस के अंदर है, वहां पे जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले उसका भी प्रेशर है, खुद वहां की आवाम जो उसकी मुखालफत कर रही है ट्रंप की कि इस जंग को खत्म किया जाए। किसी भी तरीके से यूएस के लिए इस जंग को खींचना जो है वो नुकसानदेह है। ईरान के अंदर बहुत सारी बेनिफिट है, टाइम का बेनिफिट ईरान के साथ है, ज्योग्राफी का बेनिफिट ईरान के साथ है, वेदर का बेनिफिट, अभी यहाँ पे जब हवा गर्म हो जाएगी उस वक्त भी बेनिफिट ईरान के साथ है। तो ईरान जो है इस जंग को लॉन्ग तरीके से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन यूएस है जिसको इस जंग में प्रॉब्लम होने वाली है। पूरी दुनिया में जो संकट आने वाला है, एनर्जी संकट, एनर्जी क्राइसिस, उसका प्रेशर भी यूएस के ऊपर है।
वेस्ट के ऊपर है। इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो ट्रंप और यूएस को है। इसी वजह से नए नए नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं कि जंग को हम बड़े नए हथियार इस्तेमाल करेंगे, तबाही मचा देंगे, जबकि इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जितने भी उनके हथियार थे उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, कारपेट बॉम्बिंग कर ली, कोस्टल एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश कर ली, लेकिन इस तरह में कोई भी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। आगे भी इनको निगोशिएशन के जरिए से ही ईरान की शर्तों पे निगोशिएशन करनी पड़ेगी, तभी जाके इस जंग का नतीजा निकलेगा। यानी कि ईरान की बातों और ईरान की शर्तों पर ही इनको कोई ना कोई समझौता करना होगा। ईरान अभी भी इसी मूड पर अटका हुआ है। ठीक है, इसका जवाब मैं अरविंद जी से लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। अमेरिकी संसद में जंग रोकने वाली मंजूरी वाला प्रस्ताव चल चुका है। रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ संसद में बयान देते हैं और ये कहते हैं कि युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। सीज फायर यानी युद्ध विराम से 60 दिन की समय सीमा रुकी। अमेरिका ईरान जंग 40 दिन तक चली। तो ये अहम जानकारी और एक और अपडेट आप जान लीजिए। दरअसल हेग्सेथ की तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया है कि युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। 60 दिन की समय सीमा रुकी सीज फायर से, ये कहा गया है। अरविंद सिंह तेजावत साहब, आपका रुख करते हुए, अमेरिकी संसद में जंग रोकने का जो प्रस्ताव था वो टल चुका है। अब इसका आने वाले समय में या इस युद्ध में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी, और जिस तरीके से अभी रिजवी साहब कह रहे थे कि ईरान की शर्तों पर ही आगे नेगोशिएशन करना पड़ेगा, वरना तो बात नहीं बनेगी। अगर स्ट्रेच होता है युद्ध तो चलता रहे, फिर ईरान भी तैयार है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं दरअसल आज मॉर्निंग में अपनी सिस्टर से बात कर रहा था जो पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, तो उसने ये बताया कि दरअसल ईरान के तेल के जितने भी कुएं हैं वो जितना ऑयल निकालना था उतना निकाल चुके हैं। अब वहाँ पे उनको संभालने की कैपेसिटी नहीं है टैंकर्स में। तो ऐसे में क्या होगा कि जब नीचे से जब ऑयल आता है तो वो काफी प्रेशर से आता है ऊपर, और अगर उसको रोक दिया जाता है क्योंकि कहीं पे उसको इकट्ठा करने की कैपेसिटी ईरान में नहीं है, तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, जो ऑयल रूट है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और ऐसे में वापस उसको स्टैब्लिश करने में और वाकई बहुत दिक्कत आएगी। और यही कारण आप देखेंगे कि जो जितने भी जो ईरान की तरफ से आप देखेंगे कि एक खास तरीके की आप उत्कंठा देखेंगे कि जो ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान 2-2 बार विजिट कर रहे हैं, या कि जितने भी देशों से वो कम्युनिकेशन में है, वहाँ के उनके जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं, रशिया भी जाके आ चुके हैं। तो ईरान में एक तरीके की ये चाहत है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुके, क्योंकि ईरान को स्टेबलाइज होने के लिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात लें तो ये बात तो ठीक है रिजवी साहब की, और मैं उनसे बिल्कुल वो रखता हूँ, उनसे सहमति रखता हूँ कि इस लड़ाई में अमेरिका को बुरी तरीके से हार हुई है, पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कई हद तक अमेरिका के लिए फेवरेबल है, क्योंकि चीन को एक तरीके का चैलेंज मिल रहा है। चीन के यहाँ जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे नए मसले खड़े हो रहे हैं, और उसके अलावा जो अमेरिका जो वेनेजुएला से जो तेल निकाल रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में भारी तादाद में वह बेच पा रहा है, और जो अमेरिका की भी जो इकट्ठा करने की जो ताकत है वो अब एक्सीड हो चुकी है, 6 महीने की है उसकी ताकत, तो वो 6 महीने से अब ज्यादा हो रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बहुत ही अच्छे से खपा रहा है। तो ये इन तमाम चीजों को भी मुझे लगता है कि मनीषा जी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ईरान पे भी उतना ही दबाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, जैसे देवनाथ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि काफी हद तक उसको बर्बाद कर दिया गया है। और अब अगला टारगेट और लीडरशिप को और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तहस नहस करना या उसको टारगेट करना, इसी के साथ लगातार वो चल रहा है। ठीक है संजीव जी, आपका रुख करते हुए संजीव मलिक जी, क्योंकि 90 मिनट की बात व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में होती है। इस बातचीत के दौरान संजीव जी, जब पेशकश की जाती है पुतिन की तरफ से कि चलिए आप बात कीजिए, इस पर हम लगातार साथ में खड़े हुए हैं। अभी पुतिन का बयान भी आया था कि हम ईरान के साथ हैं और ईरान हमारा अच्छा दोस्त है और ईरान का हम समर्थन करते हैं। इधर अमेरिका से वो बातचीत कर रहे हैं।
इसका भी क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहेंगे कि हमने देखिए रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी हमने रुकवाया, यानी मैंने, ट्रंप ने रुकवाया। अब 9 मई को तारीख आने वाली है विक्ट्री डे की, जब रूस में मनाया जाता है। ऐसी अटकलें हैं कि 9 मई को सीज फायर भी हो सकता है, युद्ध विराम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट लेने का ध्यान पूरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। दूसरी तरफ ये 90 मिनट की जो बातचीत हुई है, क्या लगता है इसका असर इस वॉर पर पड़ेगा, या फिर आने वाले दिनों में जो अमेरिका का मूव रहने वाला है, जो टेक रहने वाला है इस युद्ध में, क्या उस बातचीत में कुछ ना कुछ डिस्कस हुआ होगा? देखिए मनीषा जी, जब हम बड़े स्तर पर जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें उसमें जुड़ती चली जाती है और उनसे जो डॉट्स निकलते हैं उनको कनेक्ट करके कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। देखिए अमेरिका कौन सा हथियार मारेगा कौन सा, ये इतनी बड़ी बात है ही नहीं। ये इसलिए नहीं है कि वो जब चाहेगा, उसकी प्लानिंग है, उसकी यहाँ थिंक टैंक है, पेंटागन है, अपने आप डिसाइड करेगा। ऑपरेशन रेडीनेस उनके पास अलग वो है, वो अपने आप कर लेंगे। देखिए जो पुतिन साहब ने और जो उनकी बात हुई है, अभी ईरान के जो विदेश मंत्री जी हैं वो भी वहां पे गए थे। अभी रूस ने एक सीधा सीधा ऑफर दिया कि अगर आप तैयार हो कि आप अपना जो ये डस्ट है, जो रेडियो एक्टिव डस्ट है, आप हमको दे सकते हैं, हमारे पास रख सकते हैं, तो हम समाओ ट्रंप से बात कर सकते हैं, बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ये बात ईरान के लिए ये इजी नहीं है। रूस को भी देना, अपने संवर्धित यूरेनियम उनको भी देना किसी भी देश के लिए एक बहुत कठिन डिसीजन होता है। जिस चीज को उन्होंने इतनी मेहनत के बाद बनाया है, उसको इतनी आसानी से देना, मैं नहीं समझता कि ईरान इसके लिए भी तैयार होगा। तो पहली हर्डल यहीं पे आ जाती है। दूसरी हर्डल, ईरान कहता है जी मुझे गारंटी दीजिए कि फ्यूचर में कोई हम पे अटैक नहीं होगा। आप अगर हिजबुल्ला, अंसार अल्लाह, इन सबको ट्रिगर करेंगे और उनका कोई रेजिस्टेंस भी नहीं करेगा, अपने सेल्फ डिफेंस में कोई नहीं करेगा, तो ये कैसे मान ली जाएगी बात? ये भी बात खत्म हो जाती है। मैं मतलब दोनों पक्ष की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कमी निकालने की किसी की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तीसरी बात कहता है ईरान जी कि आप पहले बंद कीजिए, कहां पर? ऊपर जो इजराइल के साथ ऑपरेशन चल रहा है उसको पूरी तरह से बंद कीजिए। वहां पर जो हिजबुल्लाह अटैक करता है बीच बीच में, फिर अपने फायर कर देता है रॉकेट फायर, आप कहते हैं बंद कीजिए। देखिए पहले ईरान को अपने प्रॉक्सी पे भी एक कॉल लेनी पड़ेगी। ईरान अपना बैठा हुआ अपने उसके एसेट से रेगुलर आर्मी, हालांकि रेगुलर आर्मी का काफी उसका वजूद अंदर ही अंदर कम किया है, बिकॉज आईआरजीसी को ऊपर आ गया है। आईआरजीसी के कारण जो डिस्टेंस हो रहे हैं, ये हट धर्मिता भी ईरान को छोड़नी पड़ेगी। रही बात यह कि जो ऑयल रिसोर्सेज है, अमेरिका ने यही तो पल्स पहचानी, यही तो उनकी नब्ज पहचानी कि आप इनको बाहर मत निकलने दीजिए। देखिए ये बात सही है, जितना हम समझते हैं, एनर्जी के विशेषज्ञ लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर तेल के कुएं से लगातार, चूंकि उनको तो आप बंद नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आउटपुट है अगर आप उसको रोकेंगे वो सलज के अंदर वो सील हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। इट इज नॉट 2-4 दिन चल सकते हैं, हफ्ते भर चल सकता है, 10 दिन चल सकता है। अल्टीमेटली आपके एनर्जी प्रोडक्शन के जो सोर्सेज है उन पर एक तरह से वो सील हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि आपके लिए लगभग वो कुआं बेकार हो जाता है, आपको नया कुआं बनाना पड़ेगा तेल का, आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि टीडीएस प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और उस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे इंफ्रा क्रिएट करना पड़ता है। तो ये बात। तीसरी बात, जो अभी अपना जो खार्ग आइलैंड है, खार्ग आइलैंड की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुकी है। और जितने आप सुना है कि ईरान अपने जो उनके पुराने वेसल्स हैं जो खाली रखे हैं, जब खाली खड़े हुए पार्क किए हुए, उनके अंदर स्टोर कर रहा है। देखिए ये सब चीजें प्रेशर, काउंटर प्रेशर जरूर चलेंगे, लेकिन बात यह है कि किसकी बात कौन माने। अमेरिका की बात अगर ईरान मान लेता है तो ईरान बहुत डाउन हो जाएगा। अगर ईरान की शर्तें अमेरिका मान ले तो अमेरिका का तो एक जो वर्चस्व की जिंदगी में वो रहता है वो खत्म हो जाएगा। अब एक चीज बताइए मुझे आप, जिस भवन को अमेरिका ने, यानी पेट्रो डॉलर पर मैं इशारा कर रहा हूं मनीषा जी, जिस भवन को उसने ईंट लगा के और 60, 70, 80 सालों में बनाया है, क्या उसकी वो रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ सरेंडर कर देगा? नहीं करेगा। सोचने की बात है। जियोपॉलिटिक्स के लोग को समझिए कि ये पूरा काउंटर बैलेंस कैसे बनता है। आज पुतिन साहब की तो 4-5 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि जो अमेरिका बड़ी मुश्किल से बड़ी दूर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था कि रशिया को और उसके जेलेंस्की के खिलाफ एंगेज करके उनको लेट देम डाई इट्स ओन डेथ, मतलब इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, तो उस पर तो आज जो पुतिन साहब है वो तो जरूर कहेंगे, वो तो ही स्माइलिंग, वो तो चाहते हैं अमेरिका इसमें फंसा रहे। तो आप ये अगर ये समझौता होना, ये पहली बात तो ये डील नहीं होगी, जैसे ट्रंप साहब की एक दिमागी फितरत है, डील नहीं एग्रीमेंट। डील और एग्रीमेंट में बहुत फर्क होता है। एग्रीमेंट दोनों देशों की
एक तरह से रेस्पेक्ट को देखते हुए वहां के लोगों के अंदर जो मैसेज जाएगा वो भी एक न्यूट्रल मैसेज जाए, यानी ईरान को भी लगे कि रेस्पेक्ट हो और अमेरिका को लगे कि मेरी भी इज्जत बच गई, तब कोई एग्रीमेंट होगा, ये डील नहीं होगी। और रही बात ये कि ट्रंप साहब की लास्ट पॉइंट, ट्रंप साहब का तो ये एक तरह से मेरे ख्याल से उनकी साइकोलॉजी है, वो हर जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जगह स्ट्रेट ट्रंप कर देते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने पूरा साल अपना इन्वेस्ट कर दिया है कि मेरे को आप कोई नोबेल प्राइज दे दे। देखिए ट्रंप साहब का तो अभी उन्होंने, मैं जा रहा था एक जगह तो वहां पर उन्होंने एक अपने जो उनकी फ्लीट है उसका नाम ही उसमें ट्रंप नाम जोड़ दिया। उनको तो एक आदत है अपने नाम को हर जगह घुसाने की, अपना क्रेडिट लेने की, ना ही वो क्रेडिट ले पाए और ना ही वो कोई भी युद्ध बंद करा पाए। सिर्फ वेनेजुएला एक कंट्री था यानी जहां के प्रेसिडेंट की रक्षा भी क्यूबा के गार्ड्स कर रहे थे, उन प्रेसिडेंट को और उनकी पत्नी को उन्होंने उठा लिया। पूरी दुनिया में इतना गलत संदेश उन्होंने दिया है। तो इस तरह से देखा जाए अगर ईरान की पूरी शर्तें मानी जाती है वो भी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, और अमेरिका की मानी जाती है वो भी ठीक नहीं है। एग्रीमेंट विल वर्क। ठीक है। यूके देवनाथ जी, अभी कुछ समय पहले ही हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ़ोटो अपनी पोस्ट की है अपने ट्रुथ सोशल पर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि तूफान आगे बढ़ रहा है और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर इसका क्या संकेत है? देखिए मनीषा जी, ट्रंप जो है अपने बड़बोलेपन को और एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ड्रामेबाज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो जब वो इस तरह के पोस्टर्स देते हैं, फोटो लगाते हैं इंस्टा में, एक में उन्होंने लिख दिया कि गल्फ ऑफ ट्रंप, एक में वो दिखा रहे हैं कि वो खड़े हैं रैम्बो की तरह हाथ में मशीन गन लेकर, पीछे ईरान पर बमबारी हो रही है। ये सब उनका एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में तरीका है। वह सोच रहे हैं कि शायद इससे ईरान को वो दबा रहे हैं, धमकी दे पा रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं ईरान की बात नहीं, कोई भी देश इस तरह के पोस्टर्स देख के डरता नहीं है, कोई भी देश नहीं। भारत को भी कोई ऐसे दुश्मन देश अगर अपने किसी नेता की फोटो दिखा के धमकाने की कोशिश करेगा, भारत डर जाएगा, सवाल नहीं है। ये थोड़ा उनका मानसिक दिवालियापन तो नहीं, लेकिन मानसिक अपरिपक्वता को दिखाता है। देखिए, युद्ध जो है वो हमेशा साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि आप दुश्मन पर जब दबाव बनाते हैं, जरूर दबाव बनाइए, लेकिन इस तरह से दबाव बनाइए जो कि दुश्मन यह समझने के लिए तैयार है कि शायद ये सत्य है। लेकिन ट्रंप जैसे ट्रंप तो कोशिश कर रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकल फाइट पर उतर आए और वो साइकोलॉजिकल तरीके से उस फाइट को जीतें, कि आप नैरेटिव बना दें, आप सोशल मीडिया पर पूरा माहौल बना दें, आप पोस्ट कर दें, आप अपने स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं, और सेंटकॉम में जो बातचीत चल रही है, आपको क्या ब्रीफ किया जा रहा है उसकी जानकारी आप दुनिया को दे रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फाइट तो वो बिल्ड कर ही रहे हैं ईरान के साथ। मनीषा जी, ये जो जितनी चीजों का आपने बयान दिया कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 45 मिनट की ब्रीफिंग देखिए, हम में से जो फौज में रह चुके हैं, इन सब ये बहुत ही रूटीन ब्रीफिंग है। इसमें ऐसी कोई भयंकर डिसीजन नहीं लिया जाता। ये सब ब्रीफिंग से आगे, जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के पहले आप देखिए हर रोज आता था कि ये मीटिंग हुई है, वो मीटिंग हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी रोज खबर आती थी, ये मीटिंग हुई है, वो रूटीन का हिस्सा है। ऐसा कोई अर्थ शेकिंग या धरती कांपने दहल जाए ऐसा कोई है नहीं, नॉर्मल ब्रीफिंग है। ट्रंप पूछते हैं भाई कितने मिसाइलें, कहते देते हैं सर 200 मिसाइलें हैं। ट्रंप पूछते हैं जनरल साहब को दुश्मन क्या करेगा, यानी ईरान क्या करेगा, सर दुश्मन भी गुस्से में आके एक मिसाइल लॉन्च कर देगा इजराइल की। मतलब ऐसा नहीं है कि 45 मिनट के उसमें कोई गेम चेंजिंग डिसीजन ली, ये सब नॉर्मल चाय पानी इवेंट होते हैं। अच्छा, जी ठीक है। रिजवी साहब, आपका रुख करते हुए, अभी आपने ये कहा था कि हमारे पैनलिस्ट और हमारे मेहमान बोल रहे हैं कि भाई ईरान के भीतर से कोई खबर नहीं आती है, कोई हलचल की जानकारी नहीं आती है। सवाल इसलिए भी ना क्योंकि मुस्तफा खामेनी कभी फिजिकल अपीयरेंस में कहीं नज़र नहीं आते हैं। वो बयान देते हैं, जो एक्शन लिया जाता है ईरान की तरफ से, जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जो हम लोग को रोकने का काम किया जा रहा है, वो तो दुनिया देख ही रही है। लेकिन मुस्तफा खामेनी अपना कोई फिजिकल अपीयरेंस कहीं पर सार्वजनिक तौर पर नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार सवाल
सवाल है कि उनकी सेहत पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इसलिए सवाल मैं भी कर रही हूँ कि अभी फिलहाल क्या स्टेटस है मुस्तफा खामेनी को लेकर। आप तो वहीं से ही हैं, पीछे फोटो भी लगाई हुई है खामेनी साहब की आपने, तो अभी मुस्तफा खामेनी को लेकर क्या अपडेट है? देखिए ये यहाँ पे मुशतबा खामनेई साहब की सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि अमेरिका हाँ। और नेतन्याहू और इजराइल का जो तरीक़ेकार हो गया है जंग का, क्योंकि उनको अपने जो गोल्स हैं जंग के वो तो हासिल नहीं कर पाते, तो वो असैसिनेशन करने को ही जो है वो अपना गोल बना देते हैं कि हम लीडर्स को मार देंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमने जंग जीत ली है। जीत लिया। इस वजह से यहाँ पे मुशतबा खामनेई साहब जो है वो बिल्कुल सिक्योर जगह पे हैं, जहाँ से कोई भी किसी तरह की वीडियो या ऑडियो उनकी नहीं आ रही है। जो उनके ऑफिस के लोग हैं उनका यहाँ पे बयान आया है, उन्होंने कल एक वीडियो भी यहाँ जारी करी है कि वो पूरी तरह से सेहतमंद है, पूरी तरह से मीटिंग्स जो यहाँ पे टॉप कमांडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग भी करते हैं, उनके साथ वो डिस्कशंस करते हैं और फिर फैसला लिया जाता है। मैं आपको बताऊं, कल यहाँ पे ईरान के अंदर नेशनल डे ऑफ स्टेट ऑफ होर्मुज था। स्टेट ऑफ होर्मुज को 300 साल पहले पोर्टुगीज कॉलोनिज्म से जो है वो यहाँ पे जो पोर्तुगल के लोग आए थे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उनके साथ जंग करके ईरान और आसपास के लोगों ने जंग करी और यहाँ से स्टेट ऑफ होर्मुज को आजाद कराया। तो कल का जो दिन बीता है 30 अप्रैल, यहाँ को नेशनल डे ऑफ पर्शियन गल्फ मनाया जाता है स्टेट ऑफ होर्मुज की याद में। उसमें उनका बयान आया है, उन्होंने बहुत जरूरी बयान दिया है, एक बहुत ही अहम बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मुल्क हैं स्टेट ऑफ होर्मुज के आसपास के, चाहे वो बहरैन हो, कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, जितने भी ममालिक हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के निवासी हैं। लेकिन अगर कोई हजारों किलोमीटर दूर से आके चाहता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज पे अपना कब्जा करे, अपना कंट्रोल करे, तो उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और उन्होंने साफ साफ लास्ट पैराग्राफ जो मैसेज का आया है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज पे ईरान और ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं जो स्टेट ऑफ होर्मुज पे जिनका किनारा लगता है, जिनका साहिल लगता है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि स्टेट ऑफ होर्मुज किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। और यूएस और बाहर का कोई भी मुल्क ये नहीं बता सकता कि स्टेट ऑफ होर्मुज को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो जो आपका सवाल था, मुस्तफा खामनेई साहब पूरी तरह से सेहतमंद हैं, पूरी तरह से हेल्दी हैं, वो बयानात दे रहे हैं, पूरी तरह से डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन में लगातार हमले चल रहे हैं सर, 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है लेबनान में। जी देखिए, लेबनान में जो जंग चल रही है, आप देखिए नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल कैरियर है, ये मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी इसको मेरे ख्याल से तायद करेंगे, सहमत होंगे। नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो जंग से और वॉर क्राइम से ही बचा हुआ है। जिस दिन इजराइल किसी जंग को रोक देगा, पूरी तरह से जंग खत्म हो जाएगी इस रीजन में, नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। कल भी या परसों मेरे ख्याल से उनकी पेशी थी अदालत में और फोन का बहाना करके कि बहुत जरूरी कॉल आ गई है, वो अदालत से बाहर निकल गए। तो इजराइल के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो जंग में जो है वो मुलविस रहे, कहीं ना कहीं जंग में इन्वॉल्व रहे। इसलिए सीज फायर के बाद भी वो लेबनान के ऊपर लगातार हमले करता रहा है, कोशिश करी है लितानी लीवर तक वो ऑक्युपाई कर ले, कब्जा कर ले लेबनान पे एक बार और। लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरह से जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई में उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है आईडीएफ का, इजराइल की सेना का। तो ये जंग वहां पे चल रही है, सीज फायर के बाद भी बार बार जो है वॉलेशन हो रहा है इजराइल की तरफ से, और इस बार हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो जंग में बचा हुआ है, इसलिए इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा, चाहे वो ईरान के साथ जंग हो, चाहे वो लेबनान हिजबुल्लाह के साथ जंग हो, वो चाहेगा किसी न किसी तरीके से यहाँ पे जंग आगे चलती रहे। और इसी वजह से ट्रंप के लिए भी बहुत सख्त होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है इस जंग से बाहर निकलने के लिए। एप्स्टीन फाइल का प्रेशर है या दूसरी तरह का प्रेशर भी है इजराइल की तरफ से, इस वजह से भी ट्रंप यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इजराइल का जो पॉलिटिकल नेतन्याहू का जो कैरियर है वो जंग पे डिपेंडेंट है, इसलिए जंग रुक रही है। ठीक है संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, आप अपनी बात भी कहिएगा, साथ ही साथ एक एड ऑन भी कर रही हूँ मैं। संजीव जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज मेरे ख्याल से एक और मेहमान की आवाज आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। जी बताएं। हाँ सर, आप अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। और एक एड ऑन भी है क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो है वो वापस लौट आया है, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कहा जाता है कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो अपने 300 दिनों से ज्यादा की रिकॉर्ड तैनाती के बाद अमेरिका वापस रुख कर रहा है, वापस लौट रहा है। इसकी हलचल को देखकर क्या कहेंगे, क्या समझ में आता है? मनीषा जी, हथियारों का और एयरक्राफ्ट कैरियर का, इनकी पोजीशनिंग, इनका डिप्लॉयमेंट और डी डिप्लॉयमेंट, ये एक ऑपरेशन का हिस्सा होता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता। देखिए, मैं थोड़ा दूसरे लेवल पे बात करना चाहता हूं। अभी कुछ पॉइंट सामने आया। अभी एक बात बताइए,
अगर ईरान की तरफ से ईरान कहता है कि हम बहुत ही से हमारा कुछ नहीं हुआ, तो अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी हमने अमेरिका ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, सब तहस नहस कर दिया, कीजिए, वहां के लोगों को अलाउ कीजिए, मीडिया के लोगों को अलाउ कीजिए, पूरी दुनिया को पता चले। अमेरिका के यूएसए का जो प्रोपेगेंडा है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए। आप अलाउ कीजिए, अलाउ क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, देखिए ऐसा नहीं होता। जो आज हमारे पास ईरान से खबर आ रही है कि जी मुस्तफा खमेनी साहब ये जो भी है वो अलाइव है, सब कुछ है, ये तो पूरा दुनिया भरी पड़ी, मीडिया भरा पड़ा है कि लोग डाउट कर रहे हैं कि वो है भी या नहीं। आप उनको लाइए। और आपका देखिए, आपके देश की सुरक्षा करना ये ईरान के नहीं, किसी भी अपने देश का अपना इंटरनल मैटर होता है। लेकिन अगर आप उनको छुपाएंगे, नहीं लाएंगे, मानते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि पूरी दुनिया डाउट कर रही है कि वेदर वो है भी या नहीं भी है। दूसरी बात, वहां के लोगों पे दिसंबर जनवरी के अंदर 30-35 हजार लोगों का जो कत्ले गारत की गई, उनको सामने लाइए। आप क्यों नहीं ला रहे? आपके अमेरिका की मिसाइल गिरी, टॉमहॉक मिसाइल गिरी, निर्दोष बच्चे मारी गई, ठीक है, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हुई। तो जरा ईरान की भी तो हम देखें तो सही कि वहां पे जो कत्लो गारत हुआ उसकी क्या क्वांटम है, क्यों लोग वहां, लोगों के पर क्या स्थिति गुजर रही है, लोगों को रोटी मिल रही है, क्या मिल रही है? हम तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी स्थिति में रहे, लेकिन वस्तुस्थिति दुनिया आज के वर्ल्ड में जितना वर्ल्ड कनेक्टेड है मैम, आप दुनिया को धोखे में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। रही बात अमेरिका की, अमेरिका एक निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वार्थी कंट्री रहा है, डे वन से रहा है, आज से नहीं है। ये ट्रंप साहब आए, ट्रंप साहब के कोई भी आए, पॉलिसी अमेरिका की वही चलती रहेगी, क्योंकि अपने ये डॉलर को नहीं, ये पेट्रो डॉलर के माध्यम से जो डॉलर का सिंहासन मजबूत हुआ है उसको हिलते हुए कैसे देख सकते हैं? ये कभी नहीं देख रहे, चाहे पूरी जान लगा देंगे उसके लिए, चाहे दुनिया में कितना भी विध्वंस हो, और ये हटते भी नहीं विध्वंस करने से। और एक और बात मैं आपको एक और मैं कह देता हूं मैम, देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू ये एक नेचुरल पैसेज है, इस पर किसी देश, ये बात सही है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल यानी उसके हिसाब से, लेकिन ये पैसेज पे ये कहां की एक तरह से देखा जाए मोनोपोली नहीं है। आप उसको ओमान के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को पकड़ लेंगे, यानी आप पूरे एशिया को एक तरह से देखा जाए स्क्वीज कर रहे हो। गलती अमेरिका की। आप अगर हिम्मत है जाइए अमेरिका के अंदर, अमेरिका को बर्बाद कीजिए। आपके रिसोर्सेज है, हम खरीद रहे हैं, पूरा एशिया खरीद रहा है, हम फ्री में तो नहीं ले रहे हैं, कोई किसी की खैरात तो नहीं ले जा रहा है। तो आप एक तरह से देखा जाए आप पूरे एशिया को बर्बाद करने में तुले हुए हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी बात सुनती तेजावत जी, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो क्या जंग आगे भड़केगी या फिर